दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुधा यात्रा फेस्टिवल किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष बहुधा यात्रा फेस्टिवल को ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष ओडिशा में जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है उसकी एंडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए पुरी में ही, जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ही बहुधा यात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए इस बहुधा यात्रा फेस्टिवल में कम भीड़ जो है आ रही है। तो आप देखिएगा, बहुधा यात्रा फेस्टिवल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद ओडिशा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा इसमें बहुत चर्चा में है, ये आप मैप में देख लीजिए। ओडिशा रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने 4 हॉस्पिटल्स में कोविड-19 को ठीक करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करनी स्टार्ट की है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी आप सभी को पता है, जो पेशेंट कोविड-19 पहले पॉजिटिव थे, बाद में ठीक हो गए, तो उनका प्लाज्मा यूज़ किया जाता है दूसरे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। ओडिशा गवर्नमेंट ने ही कुछ दिन पहले सबुजा उड़ीसा स्कीम लॉन्च की थी। मैंने आपको बताया था, ये एक प्लांटेशन कैंपेन है ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, सबुजा उड़ीसा। और उसके अलावा मैंने बताया था, ओडिशा की गवर्नमेंट ने भितरकनिका नेशनल पार्क में, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, वहीं पर 2 वर्ष के लिए फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। तो आप देखिएगा, ये है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आपको बताना है कौन सी कंट्री में वर्ल्ड के हाईएस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन है। देखिए, बोत्सवाना, ये सदर्न अफ्रीका का एक कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं। बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं वर्ल्ड के, लगभग 1,30,000 हाथी अकेले बोत्सवाना में ही पाए जाते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है, रिसेंटली रहस्यमयी ढंग से, यानी पता नहीं है रीज़न क्या है, लेकिन 356 लगभग 360 के आसपास हाथी जो है यहाँ पे उनकी मौत हो गई है। कहाँ पे? ओकावांगो डेल्टा रीजन में। कहाँ पे? वोकावांगो डेल्टा रीजन में। देखिए, 360 हाथियों की मौत हो गई है। साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि मौत का क्या कारण है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो आप देखिएगा, बोत्सवाना में 360 हाथियों की मौत हो गई है, इसलिए चर्चा में है। और वर्ल्ड में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन बोत्सवाना में ही है। बात करते हैं बोत्सवाना की, तो कैपिटल है गैबोरोन। करेंसी आप देख लीजिए, बोत्सवाना पुले। और प्रेसिडेंट कौन है? मोगवीत्सी मसीसी। आप इतना देखिएगा। अफ्रीका की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है माली, उसका एक शहर है टिम्बकटू। वो बहुत चर्चा में है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वहां पे कई लोगों की जान चली गई है। तो टिम्बकटू माली में स्थित है, वेस्टर्न अफ्रीका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने किस कंट्री में G4 फ्लू नाम का एक नया वायरस खोजा है? तो अगेन चाइना में फिर से एक G4 फ्लू नाम का वायरस खोजा गया है। और खास बात क्या है, सेम एज कोरोना है, यानी ये भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, साथ ही साथ सेम कोरोना के जैसा ही फैलता है। बस अंतर ये है कि ये सुअरों में पाया गया है, यानी पिग्स में पाया गया है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि कोरोना चमगादड़ से बिलोंग करता है। आप सभी को याद होगा 2009 में H1N1 फ्लू करके एक वायरस फैला था। ये जो आपका G4 फ्लू वायरस है, ये H1N1 फैमिली से ही बिलोंग करता है, आप याद रखिएगा। और सेम कोरोना वायरस जैसी प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब ये भी जो है महामारी क्रिएट कर सकता है। ये है मैप में चाइना। मैं रियल मैप इसका यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ओरिजिनल चाइना इतना ही बड़ा था, हमेशा यही मैप मैं यूज़ करूँगा चाइना के लिए। चाइना ने कुछ दिन ही पहले अपने जो नेविगेशन सैटेलाइट है बायदू, उस सीरीज़ का लास्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, 55th सैटेलाइट। बायदू चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे GPS USA का है, गैलीलियो यूरो का यानी यूरोपियन यूनियन का है, और जो ग्लोनास है वो रशिया का है। इंडिया का कौन सा है? IRNSS। उसी तरह चाइना का बायडू है, इन्होंने अपना बायडू सीरीज का 55th सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। कुछ दिन पहले ही चाइना में ही मैगलेव ट्रेन का टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था। मैगलेव ट्रेन यानी मैग्नेटिक लेविएशन, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है, मैंने पढ़ाया था आपको। जो टेस्ट हुआ है इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर। तो आप इतना देखिएगा। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी आप देख सकते हैं रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? तो रिसेंटली UNFDA, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन्होंने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या एनालिसिस किया गया है? देखिए, रिपोर्ट का टाइटल क्या है? अगेंस्ट माई विल। अगेंस्ट माई विल यानी मेरी इच्छा के विपरीत। इस बार की रिपोर्ट में विमेन एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के विषय में चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है टोटल 19 यानी 19 प्रकार की जो हानिकारक प्रैक्टिसेस हैं वो वुमेन्स के खिलाफ अपनाई जाती हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देना, जैसे बर्थ यानी जन्म के समय हम लोग बच्चे को, बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये 19 तरह की कुछ
प्रैक्टिसेस हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपनाई जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस रिपोर्ट में कहा गया है टोटल पिछले 50 वर्षों में लगभग 142.6 मिलियन लगभग 14.26 करोड़ वुमेन्स मिसिंग हो गई हैं, जिसमें अकेले इंडिया से 45.8 मिलियन वुमेन्स जो है मिसिंग हैं यानी गायब हैं। तो इंडिया से ही लगभग 4.5 करोड़ के आसपास महिलाएं पिछले 50 वर्षों में गायब हो गई हैं और कुछ भी पता नहीं चला है। टोटल वर्ल्ड में 20% ऐसी महिलाएं हैं जो 18 वर्ष कंप्लीट करने से पहले ही जो है शादी हो जाती है इनकी, यानी 1/5 लेडीज जो है उनकी 18 वर्ष कंप्लीट करने से पहले ही शादी कर दी जाती है। तो आप रखिएगा, रिसेंटली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट UNFDA के द्वारा जारी की गई है। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और हेड है इसके नटाला कानेम। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी फेयर और हूल दिवस ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो श्रावणी फेयर यानी श्रावणी मेला और हूल दिवस प्रत्येक वर्ष झारखंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। श्रावणी मेला के विषय में बता दूं, झारखंड में एक देवघर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक फेमस ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, देवघर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं पर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की स्टार्टिंग में यानी सावन के महीने की स्टार्टिंग में श्रावणी फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसीलिए ये फेमस है। अब बात करते हैं हूल दिवस की। हूल दिवस इसलिए फेमस है क्योंकि 1855 में संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो जमींदारी प्रथा थी और अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हूल दिवस भी मनाया जाता है संथाल कम्युनिटी द्वारा। तो आप ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं झारखंड की। इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि झारखंड ने केरल के बाद झारखंड ऐसा सेकंड स्टेट हो गया है इंडिया में जिसने अर्बन पुअर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। जैसे मनरेगा रूरल पुअर्स के लिए है, वैसे झारखंड ने अर्बन पुअर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। नाम क्या था? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मैंने आपको पढ़ाया है। झारखंड की सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन जी सीएम है, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी और रांची है झारखंड की कैपिटल। आप मैप में देख लीजिए झारखंड। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कितना फंड अनाउंस किया है? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए $750 मिलियन का फंड अनाउंस किया है इंडिया के लिए। इसमें क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज को रिवैम्प करने के लिए, यानी उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है उससे लड़ने के लिए ये फंड यूज किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। जो इंडिया का एमएसएमई सेक्टर है वो आप याद रखिएगा टोटल जीडीपी का 30% और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 40% कवर करता है। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इस समय अपने आप में ही चर्चा में है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इसने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज के लिए, गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट का जो सेकेंड फेज है उसके लिए $400 मिलियन दिए हैं। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। और कुछ दिन पहले आपको पता होगा तमिलनाडु में अर्बन पुअर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो वर्ल्ड बैंक की IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ब्रांच है उसने $250 मिलियन भी दिए थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था। उस समय मैं एक चीज़ गलत बोल गया था। जब ये लोन दिया गया था अर्बन पुअर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, उसका मैच्योरिटी पीरियड 20 ईयर्स था और ग्रेस पीरियड 3.5 ईयर्स था। तो आप ये करेक्ट कर सकते हैं, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसका उल्टा बोल गया था उस समय। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। इसकी MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मिन रेनहार्ट, जो अभी अपॉइंट हुए कुछ दिन पहले। टोटल जो आपकी वर्ल्ड बैंक है उसमें 189 मेंबर हैं। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का नेक्स्ट प्लाज्मा बैंक यानी कि सेकेंड प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? फर्स्ट कहाँ स्थापित हुआ था? तो दिल्ली में स्थापित हुआ था। रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने इंडिया का नेक्स्ट प्लाज्मा बैंक यानी सेकंड प्लाज्मा बैंक गुवाहाटी जो असम का शहर है वहाँ पे स्थापित कर दिया है। ये मैप में आप असम देख सकते हैं। असम गवर्नमेंट ने ही गुवाहाटी में सेकंड प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। इसमें क्या होगा? जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं वो लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे और उनके प्लाज्मा को सेव किया जाएगा इस प्लाज्मा बैंक में, ताकि जो अब कोविड-19 के पेशेंट हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। आप याद रखिएगा। असम इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले MSME को अगले 3 वर्ष के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस देने के लिए MSME ऑर्डिनेंस पास किया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा असम में ही इंडिया का पहला यानी फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित किया गया था। कहाँ पे? असम के जोगी गुफा शहर में। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। असम का जब भी नाम आए तो आप याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग गेंडे के लिए बहुत फेमस है। लेकिन एक सींग गेंडे की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है? अगर आपसे ये पूछे तो आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। असम के कुछ और नेशनल पार्क हैं जैसे पबितोरा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क।
ये असम के बहुत फेमस है। असम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड पाया जाता है, नाम क्या है उसका? माजुली द्वीप। तो आप देखिएगा सबसे बड़ा वर्ल्ड का नदी द्वीप माजुली असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन डिस्ट्रिक्ट, ये किस स्टेट में स्थित है? इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है 3 कैटेगरीज में। तो मॉन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड से बिलोंग करता है। इसको 3 कैटेगरीज में स्कॉच अवार्ड दिया गया है बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों दिया गया है? कोविड-19 के दौरान जो क्राइसिस चल रहे थे उस दौरान जो नागालैंड का मॉन डिस्ट्रिक्ट है उसने सबसे बेहतरीन प्रशासन का काम देखा है। तो आप देखिएगा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, सब में 3 कैटेगरीज में इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। 65th स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं रिसेंटली। और मॉन डिस्ट्रिक्ट जो कि नागालैंड से बिलोंग करता है उसको 3 कैटेगरीज में स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं। ये है मैप में छोटा सा नागालैंड, आप देख सकते हैं। नागालैंड इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही BSL-2 लैब स्थापित की गई थी, यानी बायो सेफ्टी लेवल लैब स्थापित की गई थी। उसके अलावा AFSPA यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो कि 1958 में पास हुआ था, इसको असम में अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा। तो आप याद रखिएगा जो स्कॉच अवार्ड दिए जाते हैं, ये स्कॉच अवार्ड की बात कर रहा हूँ, इस बार 65th स्कॉच अवार्ड दिए गए। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? देखिए एक स्कॉच ग्रुप है जो कि 1997 में स्थापित हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में। देखिए उसी के द्वारा इस स्कॉच अवार्ड को दिया जाता है। और कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि स्कॉच अवार्ड के चेयरमैन कौन है, तो समीर कोचर स्कॉच अवार्ड या स्कॉच ग्रुप के चेयरपर्सन है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो कोहिमा। CM है यहाँ के नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस कंट्री ने 2020 एपेक कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है कोरोना वायरस के कारण? तो रिसेंटली न्यूजीलैंड ने 2021 में होने वाली एपेक कॉन्फ्रेंस यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस को न्यूजीलैंड ने कैंसिल कर दिया है। अब न्यूजीलैंड इसको वर्चुअल तरीके से 2021 में ऑर्गेनाइज करेगा। इस बार की जो 2020 की एपेक कॉन्फ्रेंस है वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो मलेशिया होस्ट करेगा 2020 की एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक। ये वर्चुअली हैंडल करेगा, आप देखिएगा। लास्ट ईयर 2019 की जो एपेक कॉन्फ्रेंस थी उसको चिली द्वारा ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन उसने भी कैंसिल कर दिया था, ये बोल के कि आंतरिक विद्रोह चल रहा है। तो एपेक की कॉन्फ्रेंस मोस्टली कैंसिल हो रही है, यहाँ पे देखिएगा। बात करते हैं एपेक की। स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर है इसका क्वींस टाउन सिंगापुर में। और चेयरपर्सन कौन है? तो इस बार मलेशिया में हो रही है 2020 में, तो इसका मतलब चेयरपर्सन भी मलेशिया से ही होंगे। नाम है मुहिउद्दीन यासीन। तो आप देखिएगा एपेक टोटल 21 मेंबर्स की ये ग्रुप है। एशिया पैसिफिक के वही लोग इसमें आते हैं जो प्रशांत महासागर को टच करते हैं, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली UN पॉलिसी ऑफिसर के तौर पर किस इंडियन को अपॉइंट किया गया है? तो मैं बता दूं आपको, वैशाली मोहंती जी, ये फेमस कोरियोग्राफर हैं, आपको याद है? ये ओडिशा की फेमस क्लासिकल डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं। इनको यूनाइटेड नेशन ने अपना पॉलिसी ऑफिसर नियुक्त किया है। वैशाली मोहंती जी ओडिशा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इंटरनेशनल सिविल सर्विस एग्जाम को ब्रेक किया था। अब ये UN सिविल सर्वेंट के तौर पे अपॉइंट की गई हैं। तो आप देखिएगा यूनाइटेड नेशन पॉलिसी ऑफिसर के तौर पे वैशाली मोहंती जी को अपॉइंट किया गया है जो कि ओडिशा से बिलोंग करती हैं। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की ये पॉलिसी ऑफिसर बनी है वैशाली मोहंती जी। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। UN में, यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें 4 आपकी P5 से बिलोंग करती हैं और 2 आपकी अलग से हैं। तो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये 6 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं UN की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस एविएशन सेक्टर कंपनी ने टफ कुकी कैंपेन लॉन्च किया है मेडिकल स्टाफ्स को ऑनर करने के लिए, यानी सम्मानित करने के लिए? तो रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस ने कोरोना वायरस में मेडिकल पर्सनालिटीज के योगदान को देखते हुए उनको सम्मानित करने के लिए टफ कुकी कैंपेन लॉन्च कर दिया है इंडिगो एयरलाइंस ने। इसमें क्या होगा? 31 दिसंबर यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी अगर मेडिकल हेल्थ वर्कर और ID कार्ड होंगे उसके पास, इंडिगो एयरलाइंस में ट्रेवल करता है, तो उसको 25% जो है फ्लैक्सी फेयर में रियायत दी जाएगी, यानी छूट दी जाएगी उसके फेयर में। तो आप देखिएगा इंडिगो एयरलाइंस ने मेडिकल फील्ड के वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए टफ कुकी कैंपेन लॉन्च किया है। इंडिगो की बात करते हैं तो 2005 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। और इसके CEO कौन है? तो रोनो जॉय दत्ता इसके CEO हैं और चेयरपर्सन है मिली विटिल दामोदरन। आप इतना याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार ये पूछते हैं कि पेरेंट कंपनी कौन सी है इंडिगो एयरलाइंस की? तो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 एरा के दौरान कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो रिसेंटली सुमित नांगल जी फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कोविड-19 एरा के दौरान कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। और उन्होंने जीता क्या है? देखिए रिसेंटली PSD
PSG बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था जर्मनी में, उसमें सुमित नांगल जी विजेता रहे हैं और इन्होंने हराया किसको है, तो जर्मनी के ही डेनियल मसूर को हराया है इन्होंने। तो आप देखिएगा रिसेंटली सुमित नांगल जी ने PSG बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है और कोविड-19 एरा में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाला ये पहले भारतीय बन गए हैं। ये सुमित नांगल जी हैं, इनकी ऑल वर्ल्ड टेनिस में रैंक 127 है अगर सिंगल प्लेयर की देखी जाए। इंडिया के चैंपियन है, आप देखिएगा। बात करते हैं सुमित नांगल की, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एडवर्ड फिलिप ने किस कंट्री के पीएम के तौर पे रिजाइन कर दिया है, तो रिसेंटली एडवर्ड फिलिप जी ने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन कर दिया है, इन पे आरोप लग रहा था कि कोरोना वायरस स्प्रेड के दौरान इन्होंने सही से मैनेजमेंट नहीं किया, तो इनकी लापरवाही के कारण इन पर प्रेशर बन रहा था, तो अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हीं की जगह पे जीन कास्टेक्स, ये हैं जीन कास्टेक्स, ये अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फ्रांस के। तो जीन कास्टेक्स का नाम आप जरूर याद रखें, ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए हमारे इंडिया की तरह नहीं होता, यहाँ पे चुनाव नहीं होते प्राइम मिनिस्टर के, जो राष्ट्रपति चाहेगा उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। हालांकि राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं फ्रांस में। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है इसकी पेरिस, करेंसी है इसकी यूरो या फिर CFP फ्रैंक। अब इसके प्राइम मिनिस्टर तो जीन कैस्टेक्स बन गए हैं और प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ही जीन कैस्टेक्स को नया PM बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UKIBC यानी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, तो रिसेंटली जयंत कृष्णा जी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO अपॉइंट हो गए हैं और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट इंडियन हैं, आप देखिएगा। तो UK बिजनेस काउंसिल इसके नए CEO अपॉइंट हो गए हैं जयंत कृष्णा जी। जो पहले इसके CEO थे रिचर्ड हिल्ड, अब वो UK बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो नए चेयरपर्सन UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के कौन बने हैं, रिचर्ड हिल्ड, और नए CEO बने हैं जयंत कृष्णा। आप दोनों का नाम याद रखेंगे। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी UK और इंडिया के बीच में जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उनमें समन्वय बढ़ाने के लिए, यानी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। तो आप याद रखिएगा UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO हैं जयंत कृष्णा, फर्स्ट इंडियन है, आप देखिएगा। ये प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के भी CEO रह चुके हैं जयंत कृष्णा जी। जो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल है स्थापना हुई थी 2007 में, हेडक्वार्टर इसका लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 38,900 करोड़ यानी 38,900 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर पास किए गए हैं DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। आपको बताना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसके हमेशा अध्यक्ष होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, यानी राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। टोटल 38,900 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर दिए गए। इनमें से 31,130 करोड़ के ऑर्डर इंडियन इंडस्ट्रीज से लिए जाएंगे और बाकी जो बचा है उसके लिए रशिया से कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। कितने, 33 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, जिसमें है हमारे 21 है MiG-29। तो MiG-29 कितने खरीदने हैं, 21, और जो सुखोई MKI खरीदने वो कितने खरीदने हैं, 12। तो टोटल 33 एयरक्राफ्ट रशिया से आने हैं और बाकी जो 31,000 यानी 31,130 करोड़ रुपए इंडियन इंडस्ट्री से खरीदने हैं। उसमें क्या शामिल है, तो अस्त्रा मिसाइल शामिल है जिसकी कैपेसिटी है 70 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब कि ये फाइटर जेट से जो है फायर की जाती है। इसके अलावा पिनाका रॉकेट भी हमारी आर्मी खरीदेगी जिसकी रेंज कितनी होती है, 90 किलोमीटर। इसको भी, और यहाँ पे याद रखिएगा ये दोनों जो है अस्त्र मिसाइल और पिनाका, इन दोनों को जो है DRDO द्वारा बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा। और ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म चक्र डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया, तो इस बार 4 जुलाई को धम्म चक्र डे ऑब्जर्व किया गया। देखिए प्रत्येक वर्ष जो बौद्ध लोग होते हैं उनके द्वारा आषाढ़ी पूर्णिमा यानी आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको धम्म चक्र डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। आपको याद होगा बौद्ध पूर्णिमा बौद्ध लोगों का सबसे पवित्र जो है फेस्टिवल होता है। उसके बाद सेकंड पवित्र फेस्टिवल कौन सा है, आषाढ़ी पूर्णिमा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को धर्म चक्र डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। धर्म चक्र डे होता क्या है, देखिए जब 5 पहले शिष्य बने थे जिनको प्रवचन दिया गया था यानी कि इनलाइटन किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा, कहाँ पे, सारनाथ में, उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन की घटना माना जाता है। और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक बार आषाढ़ी पूर्णिमा को ये धर्म चक्र डे मनाया जाता है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। तो आप याद रखिएगा। ये जो 4 जुलाई है इसी दिन एक और डे था, उसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 4 जुलाई को इस बार मनाया गया। हालांकि आप याद रखिएगा ये फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है जुलाई में, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस बार का थीम क्या था, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो आप इतना याद रखिएगा, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना को कर्व करने के लिए पल्स नाम का एक पेंडेंट यानी लॉकेट इन्वेंट किया है? तो रिसेंटली नासा ने एक लॉकेट बनाया है जिसका नाम है पल्स। देखिए, ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे कार्य करेगा और आपके हाथों को आपके फेस से दूर रखने में मदद करेगा। कैसे? आप ये पल्स लॉकेट अपने गले में पहन लीजिए, जैसे ही आप अपने हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको वार्निंग करने लगेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको अपने हाथों को रोकना है। तो आप देखिएगा, पल्स लॉकेट नासा द्वारा बनाया गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। इसके फाउंडर हैं ड्वाइट डी आइजनहावर और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की सेकंड कोविड वैक्सीन जिसका नाम है ज़ाइकोव-डी, आप इसका नाम देखिएगा ज़ाइकोव-डी, इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल गया है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो जाइडस कैडिला। आपको पता ना ये कहाँ स्थित है? तो जाइडस कैडिला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये अहमदाबाद में स्थित है। इसने इंडिया की ऐसी सेकंड कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई है जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। पहली वैक्सीन कौन थी? तो भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा बनाई गई पहली वैक्सीन थी कोवैक्सीन। मैंने आपको पढ़ाया था कोवैक्सीन, वो पहली वैक्सीन थी जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिली थी ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा। अब किसको मिल गई है? ज़ाइकोव-डी, इसको बनाया है जाइडस कैडिला ने। आप देखिएगा, जाइडस कैडिला की बात करें तो 1952 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में और इसके सीईओ हैं पंकज पटेल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये परमिशन दे रहा है। आप देखिएगा, ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।